हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो हम पढ़ रहे थे दोस्तों आपका बंटी, जिसके 14 भाग हमने पढ़ लिए हैं। ये हमारा 15 भाग है। बंटी को उसके पिता अजय के द्वारा ले जाया गया है, लेकिन बंटी अब भी उसी पशोपेश में है, कशमकश में है। उसे अब भी ऐसा नहीं लग रहा है, उसे लगता है कि घर से छूट गया है। तो देखिए कि अब क्या होता है। जस्टिफिकेशन। पर क्यों? किस बात के लिए? क्या किया है शकुन ने? अजय बंटी को ले जाना चाहते थे और वह खुद जाना चाहता था। उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता था। इतनी कोशिश करने पर भी वह बंटी को इस घर में रचा पचा नहीं सकी। वह इसे अपना घर समझ ही नहीं सका। पता नहीं क्या चाहता था इस घर से, नहीं शायद शकुन से। अजय ने भी ना जाने क्या-क्या चाहा था उससे, वह नहीं दे पाई, तो अजय उसकी ज़िंदगी से निकल गया। अब बंटी भी कुछ चाहता था, पता नहीं बंटी ही चाहता था या अजय ही बंटी में उतरकर नए सिरे से फिर वही चाहने लगा था, जो तब वह उसे नहीं दे पाई। नहीं, यह उसका भ्रम है, अजय उससे कुछ नहीं चाहता, वह अपनी भरी पूरी ज़िंदगी जी रहा है। उसने शकुन को काट दिया है। शायद कोई कसक भी बाकी नहीं है, पर जब शकुन ने अपने जीवन को भरा पूरा करना चाहा, अजय की कसक को भी धो पोंछना चाहा, तो बंटी, यानी कि बंटी तो बिल्कुल क्या है, उसने पहले ही बहुत पहले अपने जीवन की शुरुआत है वो मीरा के साथ में कर ली है, तो उसे तो बिल्कुल गम नहीं है। लेकिन जब मैंने अपने जीवन की शुरुआत डॉक्टर जोशी के साथ में करनी चाही, तो ये बंटी क्या है उसमें बाधा बन रहा है। ये मेरी कसक को नहीं चाहता है। सब लोग केवल उससे चाहते ही हैं और वह उसकी चाहनाओं को पूरा करती रहे, यही एकमात्र रास्ता है उसके लिए। बस वह कुछ ना चाहे, जहाँ चाहती है वहाँ गलत क्यों हो जाती है। ऐसा अनुचित, असंभव भी तो उसने कुछ नहीं चाहा। ये सहज सीधी जिंदगी जिसमें रहकर वह कम से कम यह तो महसूस कर सके कि वह जिंदा है। केवल सूरज डूब उगकर ही उसे रात होने और बीतने का एहसास ना कराए, उसके अतिरिक्त भी कुछ हो। कितनी ही सहज स्वाभाविक इच्छाएं थी उसकी, फिर भी सब गलत केवल इसलिए कि वे उसकी थी। जहाँ जस्टिफिकेशन है समझ लो वहाँ गिल्ट है। आदमी अपनी गिल्ट को जस्टिफाई ना करे, तो ये डॉक्टर का कथन था। शायद कभी किसी संदर्भ में डॉक्टर ने ही कहा था, कहा होगा। शकुन को लग रहा है उसके मन में इस समय कुछ नहीं है, ना गिल्ट ना जस्टिफिकेशन। कुछ है तो सिर्फ दुख की बंटी चला गया कि बंटी एक दिन भी वहां खुश नहीं रहेगा। ना उस घर में ना हॉस्टल में, बिना शकुन के वह कभी खुश रह ही नहीं सकता। और इन दिनों तो शकुन के साथ भी खुश नहीं रह रहा था। वह समझ ही नहीं सका कि शकुन से बदला लेते लेते कितना बड़ा बदला उसने अपने आप से ले लिया। शकुन को कष्ट देने के लिए कितना बड़ा कष्ट उसने अपने आप को दे डाला। वह नहीं समझ सका, पर शकुन सब समझ रही है, फिर भी वह चुप रही। क्या वह यह नहीं महसूस करने लगी थी कि बंटी अब उसके जीवन की सहज गति में एक रुकावट बन गया है। जिस नई जिंदगी की शुरुआत का सारा आयोजन उसने कर डाला, वह शुरू होकर भी जैसे शुरू नहीं हो पा रही थी। बंटी उसमें जब तब दरार डाल देता है। कन्फेशंस नहीं, उसे कुछ कन्फेंस नहीं करना है। आदमी शायद कन्फेस इसलिए करता है कि दूसरों की नज़रों में गुनहगार बनकर अपनी नज़रों में बेगुनाह हो जाए। वह अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करता है, बड़ी गंभीरता के साथ उन्हें दूसरे के कंधे पर डालकर स्वयं उनसे मुक्त हो जाता है। पर शकुन को ऐसा कुछ नहीं करना, वह कर ही नहीं सकती। बंटी उसके जीवन का अभिन्न अंश है, उसका अपना अंश। उसके जाने का दुख भी उसका अपना है और उसे भेजकर यदि उसने कुछ गलत किया तो यह गलती भी उसकी ही अपनी है। इस सब को ना वह किसी के साथ शेयर कर सकती है, ना किसी के और के कंधों पर डालकर उस सब से मुक्त हो सकती है। गैर गुस्से में भरे भरे शकुन की लाई गई चीजों को बिना देखे, बिना छुए एक और सरका देने, उमड़ते आंसुओं को भीतर ही भीतर रोक कर सूखी आंखों में होटल में बिठा विदा हो जाने की व्यथा बंटी से कहीं ज्यादा शकुन की अपनी व्यथा है। और ऐसी व्यथा जिसे कोई भी बंटी बता नहीं सकता, आज भी नहीं, आगे भी नहीं। कार लौट आई, उसमें से डॉक्टर अमी और जोत उतरे, तो जैसे एक बार फिर नए सिरे से धक्का सा लगा। तो बंटी चला गया
और साथ ही ख्याल आया कि इतनी देर से वह ऊपर से चाहे कुछ भी सोचती रही हो, भीतर ही भीतर तो लगातार जाने कैसे-कैसे चित्र बनते बिगड़ते रहे हैं। यहाँ के परिचित माहौल और शकुन की उपस्थिति में थमा हुआ आवेग स्टेशन के अपरिचित माहौल में फूट पड़ा है। मैं नहीं जाऊँगा, मैं मम्मी के पास जाऊँगा, मम्मी के पास ही रहूँगा। अजय का कातर हो आया चेहरा डॉक्टर का असमंजस जोत से चिपक कर खड़ा, डरा सहमा बंटी मम्मी गाड़ी से उतरकर वह उससे लिपट गया। दोनों की आँखों में आँसू गलती हुई बर्फ की दीवार। उस समय जल्दी-जल्दी में चाय नहीं पी सके, जल्दी से चाय पिलवा दो तो मैं जाऊँ। आई एम ऑलरेडी लेट। बस गाड़ी भी आधा घंटा लेट थी और मम्मी मैंने बंटी को कह दिया है कि वह मुझे चिट्ठी ज़रूर लिखेगा। मिस्टर बत्रा को भी कह दिया है कि जाते ही चिट्ठी लिख देंगे और सारी बात यानी जो भी होगा जैसा लिख देंगे। और सब चुप। 2 प्यालों में चाय डल गई, 2 गिलासों में दूध, बंटी की कुर्सी खाली है। पापा हमारी ज्योमेट्री बॉक्स एकदम बेकार हो गया। हमें नया चाहिए, कल ही हमारा टेस्ट है, आप ड्राइवर के हाथ मंगवा लीजिए। जोत और अमी आज भी अपनी ज़रूरतों के लिए डॉक्टर से ही कहते हैं। बंटी होता तो वह बंटी किससे कहेगा? सर्दी तो खत्म ही हो गई। 10-15 दिनों में तो पसीने से नहाने का मौसम आ जाएगा। स्टेशन पर तो आज ही बाकायदा गर्मी लग रही थी। गाड़ियों में इतनी भीड़ क्यों हो जाती है पापा? रोज-रोज जाने वाले उतने आदमी कहाँ से आ जाते हैं? गाड़ी लेट थी, स्टेशन पर गर्मी थी, स्टेशन पर भीड़ थी, सब कुछ था वस-वास जैसे नहीं था तो बंटी। जैसे सब उसके आस-पास से कतरा कर निकल रहे हैं, कोई उसके पास नहीं पहुँच रहा था कि पहुँचना नहीं चाहता। आज चाय कैसी है? शायद पानी पूरी तरह नहीं खौला। दूसरा पानी आ जाता है। लौटते हुए मैं परमा के यहाँ जाऊँगा, तुम भी चलो तो गाड़ी भेज दूँ, देख आएँगे। 3-4 दिन से जा नहीं पाया। शकुन ने डॉक्टर की ओर देखा फिर धीरे से बोली आज रहने दो। अच्छा डॉक्टर मुड़ गए। पापा ड्राइवर को हमारा ज्योमेट्री बॉक्स दिलवा देना। पापा हमारे लिए कोई चीज अच्छी सी। सायास ढंग से बोले हुए अनायास वाक्य जैसे शब्द तय कर लिया कि कोई भी उस विषय पर कुछ नहीं बोलेगा। और ये वाक्य उस तक पहुंच कर भी नहीं पहुंच रहे, सेतु नहीं बन रहे हैं। सेतु बंटी सेतु नहीं बन सका, इसलिए शायद उसे भी कट जाना पड़ा। क्या कह रहे हैं कि भाई बंटी है, वो दोनों के बीच में क्या नहीं बन सका, एक पुल का कार्य नहीं कर सका, तो उसको क्या है काट दिया गया, अलग कर दिया गया। डॉक्टर चले गए, अमी और जोत पढ़ने बैठ गए। सब कुछ कितना सहज स्वाभाविक हो गया, कहीं कुछ नहीं जैसे एक अनावश्यक प्रसंग था ऊपर से थोपा हुआ। उसे एक न एक दिन समाप्त होना ही था। सब लोग जैसे इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह भी सचमुच वह भी कहीं चाहने ही तो लगी थी। उसे खुद लगने लगा था कि वह एक अनावश्यक तत्व शायद वह ही हो गया था। शायद ऐसा ही होता है। यह बच्चा किसका है? बंशीलाल की बहू खुसर-पुसर करके पूछ रही थी। इससे इनके पहले वाले आदमी का बच्चा। दबा-दबा सा जवाब। दहेज में यही लेकर आई है। खे खे खे। और उस हंसी ने उसे भीतर तक तिलमिला दिया था। यह बच्चा, ओह हाँ, क्या नाम है बेटे तुम्हारा? वर्मा का बुलंद प्रश्न। अरूप बत्रा। उतना ही बुलंद जवाब। सवाल और जवाब दोनों में ही तो कुछ था। ना चाहते हुए टालते हुए भी ध्यान एक क्षण को उधर हो गया था। और फिर रात में सर्दी से अकड़ा, दर्द से सेवा बंटी उसकी छाती से चिपका था। सांस जैसे हिचकियों में बंध गई थी। ये अक्सर इस तरह डर जाया करता था क्या? पता नहीं स्वर में नींद की खुमारी थी या कि एक रूखापन, व्याघात पड़ जाने की खींच। कम से कम शकुन को ऐसा ही लगा था और बंटी को लेकर हल्की चौकन्नी हो आई थी। यह तो बहुत ही जिद्दी बच्चा है भाई, लगता है तुमने इसे बहुत ज्यादा लाड में स्पॉइल यानी बर्बाद कर दिया है। एक हल्का सा आक्रोश था स्वर में। मत इतना सिर चढ़ाओ बहूजी, नहीं तो एक दिन आप दुखी होंगी। एक सी ही तो बातें थी पर अर्थ बदल गए थे क्योंकि शायद संदर्भ बदल गए थे। और तब पहले दिन का वह चौकन्नापन अनायास ही एक हल्की सी अपराध भावना में बदल गया। जैसे जिद बंटी ने नहीं की, उसने खुद की है एक गलत और अनुचित जिद।
पता नहीं मन का भाव शायद चेहरे पर अंकित हो आया था। डॉक्टर ने कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बुरा मान गई? उसने झूठ बोला था, साथ ही लगा था कि अब पता नहीं कितनी बार उसे झूठ बोलना पड़ेगा। डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे, मानो बंटी ने जो कुछ किया उसने कतई परेशान नहीं किया उन्हें। वह भी मुस्कुराई, मानो उसने डॉक्टर की बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना है। असली बात पर नकाब डालने का सिलसिला उसी दिन से शुरू हुआ था, कम से कम बंटी को लेकर। और फिर एक नकली सा व्यवहार, या कि असली व्यवहार में भी नकलीपन का एहसास। या तो इस विषय पर बात होती ही नहीं, या होती है तो बहुत ही संभल संभल कर। पर बंटी था कि हर दिन एक नया हंगामा। कुछ भी होता तो मन ही मन शकुन अपने को सफाई देने के लिए तैयार करती थी। पर डॉक्टर देख जानकर भी चुप रह जाते, तो उनकी चुप्पी और बंटी की जिद बंटी के हंगामे से भी ज्यादा बड़ा बोझ बनकर शकुन के मन पर छा जाती। अपनी हर समस्या, अपने हर बोझ, अपने बड़े निर्द्वंद भाव से डॉक्टर के कंधों पर डालकर निश्चिंत हो जाने वाली शकुन के मन में एक कोना उभर आया था, जिसकी बात वही गुड़ती रहती थी। और शकुन थोड़ी सी भयभीत रहती थी कि कहीं यहाँ की बात बाहर ना आ जाए। साथ ही आशंकित भी थी, कहीं यह कोना अपनी सीमा तोड़कर फैलना ना शुरू कर दे, और फिर फैलता ही चला जाए, फैलता ही चला जाए। वह जानती थी कि ये कोने जब होते हैं तो कितने पैदे होते हैं, कैसे इनसे सब कुछ कटता चलता है। विश्वास, सद्भावना, अपनत्व, सारी की सारी जिंदगी बट जाती है खंडों में, टुकड़ों में, कि इसके बाद एक पूरी जिंदगी जीना नहीं। वह अब और उन सब से गुजरना भी नहीं चाहती। बड़ी से बड़ी कीमत भी चुकानी होगी तो चुका देगी। कीमत चुका दी, और लग रहा है वह जैसे एकदम खाली और खोखली हो गई है। मम्मी, हमें ग्रामर समझा दो। लेटे लेटे ही सगुन के पास खड़ी जोत को देखा। स्वर में कैसा आग्रह है, याचना जैसा। हमेशा क्या वह इसी तरह कुछ कहती मांगती है? कभी ख्याल ही नहीं गया। अब शायद नए सिरे से अभी और जोत से परिचित होना पड़ेगा। अभी तक तो ये लोग भी बंटी के साथ इस तरह जुड़े हुए थे, कभी अलगाव महसूस ही नहीं हुआ। बंटी के साथ साथ इन दोनों का काम भी होता ही चलता था। अब देखो तो जोत अभी क्या कर रहा है, उसे भी यही बुला ले, दोनों यही पढ़ो। अभी जोत दौड़ती हुई चली गई। बंटी को उसने कभी इस कमरे में बैठकर नहीं पढ़ाया, वह कभी आता भी नहीं था। जाने कैसा एक सेवापद उसके मन में घर कर गया। आज उस कमरे में जाते हुए वह सहम रही है, वह बेच, वह कोना। मम्मी, मैंने 4 सब्स कर लिए, 5वां कर रहा हूँ। कुछ 10 करने हैं बस, होमवर्क खत्म, होमवर्क फिनिश। दोनों बच्चे अपना अपना काम करते बैठ गए तो ख्याल आया, बिना बंटी के वह लोगों को उसी तरह प्यार कर सकेगी जैसे बंटी को करती थी। इन्हें उतना ही अपना समझ सकेगी शायद नहीं। मीरा भी बंटी के लिए ऐसे ही सोचेगी, वह भी उससे कहीं जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगी, उसे कभी अपने बच्चे की तरह प्यार नहीं करेगी। यानी कि उसको लग रहा है कि भाई बंटी था तब तक तो इन्हें प्यार आता था, उसी तरह प्यार करती थी, बंटी से करती थी। तो अब लेकिन अब वो इस तरह कर पाएगी? और जो मीरा के पास बंटी गया है, तो वो भी उसका बच्चा नहीं है, तो क्या वो भी बंटी को इसी तरह मेरी तरह प्यार कर पाएगी? अर्थात नहीं कर पाएगी। एकाएक शकुन ने कॉपी पर झुके हुए अभी को खींचकर अपनी गोद में भर लिया। उसके दोनों गालों पर प्यार किया। अभी सकपका सा गया, फिर अलग हो गया। जो अजीब सी नजरों से देखने लगी। ऐसा करने पर बंटी कभी उसके गले में बाहें डाल दिया करता था। अक्सर वह उसकी गोद में लेटकर ही पाठ याद किया करता था, जोर जोर से बोलकर। और जब तक बंटी पढ़ता था शकुन कुछ नहीं कर सकती थी। समय के साथ साथ सब कुछ कैसे बह जाता है। अजय का पत्र बीच में पड़ा था। शकुन और डॉक्टर आमने सामने बैठे हैं। दोनों के बीच एक मौन घिराया था, एक तनावपूर्ण मौन। कम से कम शकुन को ऐसा ही लगा था। अजय ने बहुत ही संयम ढंग से लिखा था, लिखा ही नहीं, एक तरह से आग्रह किया था कि अब बंटी को वह अपने पास ही रखना चाहता है। फिर भी इस विषय में उन लोगों की राय के बिना वह कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर ने पत्र पढ़ लिया था और चुप हो आए थे। शकुन के मन में हजार हजार बातें एक साथ आ जा रही थी। वह बंटी को भेज दे और अपने घर के इस तनाव से मुक्त हो जाए। वह बंटी को क्यों भेजे? अजय किसी अधिकार के साथ अपने साथ रखना चाहते हैं। उसने शादी कर ली, इसीलिए उसका बंटी पर से अधिकार समाप्त हो जाता है। तो अजय ने भी तो शादी कर ली। डॉक्टर जान ले कि इस घर के लिए बंटी चाहे अनावश्यक हो, फालतू हो, पर कोई है।
एक ऐसा भी घर है जहाँ बंटी की आवश्यकता है, बंटी की प्रतीक्षा है। यहाँ बंटी एक जिद्दी एबनॉर्मल बच्चा हो सकता है, पर वहाँ की अजय का शकुन से चाहे कोई संबंध न रहा हो, पर बंटी से उसका संबंध है। आत्मीयता का, अपनत्व का, रक्त का। बंटी को लेकर वह इतना अपराधी महसूस नहीं करेगी। डॉक्टर चाहे तब भी वह नहीं भेजेगी। शकुन के साथ उन्हें बंटी को भी स्वीकार करना ही होगा। बंटी उसके साथ था, हमेशा रहेगा। बातें हैं कि तुम एक के बाद फिसलती बातें हैं कि एक के बाद एक फिसलती चली जा रही है। तुमने कुछ कहा नहीं पत्र पढ़कर? और शकुन ने बहुत ही भीरती सी नजरों से डॉक्टर को देखा, मानो उसे केवल शब्दों पर ही विश्वास नहीं करना है, उन्हें ही अंतिम नहीं मानना है, उसके भीतर छिपे हुए अर्थ को भी देखना है। वह भीतर ही भीतर कहीं बहुत चौकन्नी हो आई। असमंजस और दुविधा में लिपटे डॉक्टर चुप, और यह चुप्पी ही हजार हजार अर्थ प्रकट करने लगी। बताओ ना, क्या जवाब दूं अजय को? शकुन को जैसे जवाब चाहिए ही, वह भी डॉक्टर से ही। मैं मिस्टर बत्रा को बिल्कुल नहीं जानता। उन्होंने यह क्यों लिखा है यह भी नहीं समझ सका। क्या जवाब हो सकता है इसका, मैं क्या बताऊं? वही तटस्थता, वही उपेक्षा। बोलकर भी चुप रहना, क्या इसी को नहीं कहते? शकुन कह जानते नहीं डॉक्टर जी चुप रहेंगे, पर क्यों? क्यों? अभी चाची अम्मा लिखे कि अम्मी को शुरू से मैंने पाला है, उसे मेरे पास भेज दो। तो जवाब नहीं दोगे, कुछ नहीं बताओगे? आवेश में जैसे उसका स्वर कांपने लगा। वह बात बिल्कुल दूसरी होगी। डॉक्टर का स्वर कभी भी कहीं से भी विचलित क्यों नहीं होता? कैसी आस्था है, कौन सा विश्वास है यह अपने ऊपर, जो कहीं भी डिगने नहीं देता? डॉक्टर के सद्भाव के सामने शकुन जैसे और ज्यादा बिखरा महसूस कर रही है। बात दूसरी नहीं है, बस एक यह कहो कि बच्चा दूसरा है। अभी तुम्हारा बच्चा है, तुम उसके बारे में निर्णय ले सकते हो। बंटी तुम्हारा। बात दूसरी नहीं है, बस यह कहो कि बच्चा दूसरा है। अभी तुम्हारा बच्चा है, तुम उसके बारे में निर्णय ले सकते हो। बंटी तुम्हारा नहीं। शकुन और डॉक्टर की दोनों हथेलियां शकुन के कंधों पर आ टिकी। बात बीच में ही टूट गई। शकुन एकटक डॉक्टर का चेहरा देखती रही। क्या था डॉक्टर के स्वर में, डॉक्टर के चेहरे में, कि मन का आवेग जैसे अपने आप ही धीरे धीरे उतरने लगा। पागल हो गई हो, लगता है इस पत्र ने परेशान कर दिया है। पर इस तरह परेशान होने से तो कोई चीज हल नहीं होती। शकुन को लगा जैसे उसके कंधे डॉक्टर की हथेलियों पर टिक गए हैं। तुम लोग अपने को, अपने ईगो को ऊपर न रखकर बंटी को ऊपर रखो। आई मीन उसकी दृष्टि से सारी बात सोचो तो ज्यादा सही होगा। वही सधा हुआ स्वर, सुलझी हुई दृष्टि, संशय और संदेह से उभरे हुए सारे कांटे जैसे उलटकर उसे ही बेधने लगे। उसका अपना कुंठित मन बातों को, व्यक्तियों को कभी सही रूप में नहीं ले सकेगा। तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं ही बंटी को अपने साथ लंबी ड्राइव पर ले जाऊंगा। बहुत प्यार से, विश्वास से लेकर उससे पूछूंगा, उसकी मन स्थिति जानने की कोशिश करूंगा, क्यों वह यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। क्या बताऊं शकुन, मुझे समय नहीं मिलता। यह सब डॉक्टर कह रहे हैं, एक बार भी यह नहीं कहा कि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो मैं बंटी को ले आऊं। एक बार भी क्या इनको यह ख्याल नहीं आता कि बंटी को लेकर यह डॉक्टर की ओर से उतनी आश्वस्त नहीं हो पाती, कोशिश करके भी नहीं हो पाती, कि वह इस प्रसंग को लेकर अपने और डॉक्टर के बीच में एक हल्की सी नामालूम सी दरार महसूस करने लगी है, और हमेशा आशंकित रहती है कि वह दरार धीरे धीरे कहीं खाई ना बन जाए, फिर एक और खाई। मैं तुम्हें भी नहीं ले आऊंगा, मैं तुम्हें भी नहीं ले जाऊंगा, समझी? जवाब उसके बाद हो जाएगा। ओके। और एक बार जोर से उसके कंधे थपथपाकर उन्होंने हाथ उठा लिए। उनके इस अतिरिक्त विश्वास के सामने शकुन का अविश्वासी मन जैसे हार गया। वह अपनी ही नजरों में बहुत अपराधी हो उठी। अपराधी और छोटी क्यों वह चीजों को गलत रूप में लेती है, क्यों नहीं सही ढंग से देख पाती? पर शायद चीजें ही गलत थी, और इसलिए देखने का हर सही ढंग भी घूम फिर कर आकर में गलत ही हो जाया करता था। शकुन जानती थी कि अजय घर नहीं जाएगा, पर डॉक्टर का घर जाने के लिए आग्रह करने स्टेशन तक जाना उसे अच्छा लगा। लेकिन जब अजय ने 4 बजे आने को कहा तो डॉक्टर ने बताया वह उस समय तक मीटिंग में रहेगा। शायद वह चाहते हो कि यह बात शकुन और अजय आपस में ही तय कर ले, कि डॉक्टर एक बाहरी आदमी की तरह क्यों रहे। डॉक्टर की उस समय अनुपस्थित रहने की बात उसे कहीं अच्छी भी लगी थी और बुरी भी, उसे खुद नहीं मालूम। उसे कैसा लगा था पता नहीं, उसे क्या हो गया है कि एक ही बात एक ही समय में उसे अच्छी भी लगती है और बुरी भी।
शायद कुछ और भी लगता है, हर बात कितने-कितने स्तरों पर चलती है उसके मन में, वह खुद कुछ नहीं समझ पाती, हर बात उसके लिए जैसे एक पहेली बन जाती है या फिर वह खुद अपने लिए एक पहेली बन जाती है। डॉक्टर कैसे एक ही स्तर पर जी लेते हैं, एक सुलझी हुई सहज ज़िंदगी, उसे डॉक्टर से ईर्ष्या भी होती है, डॉक्टर पर गुस्सा भी आता है। क्यों नहीं वह शकुन के मन में होने वाले द्वंद्वों को समझ पाते, उसके हर पहलू, हर स्तर को देख पाते, पर क्या वह खुद उन सबको देख समझ पाती है या कि कोई भी उसे समझ पाएगा? टुकड़ों में बटी है ज़िंदगी और हर टुकड़ा जैसे अलग ढंग से सोचता है, अलग ढंग से धड़कता है। अजय 4 बजे घर आ रहा है, यह बात उसे अच्छी भी लग रही है और बुरी भी। मन में कहीं एक संतोष है, एक इच्छा है, एक बार अजय को अपना सुख, अपना वैभव ही दिखा दे। एक कचोट है कि बंटी ने पत्र लिखकर उन सारे सुखों के अस्तित्व को धूल में मिला दिया। यानी कि जो बंटी है अजय को जब पत्र लिखता है तो उन पत्रों में ऐसी बातें थी कि बिल्कुल भी यहाँ मजा नहीं आता है, सुख नहीं मिलता है। अब सब कुछ कितना बेमानी हो उठेगा। साथ ही एक आशा भी है कि आवेश में आकर बंटी ने लिख चाहे जो दिया हो वह जाएगा नहीं। वह यहाँ रोए, तूफान मचाए, शकुन से चाहे कितना ही कटा कटा फिरे, पर शकुन के बिना वह कहीं नहीं रह सकता। एक रात को तो सर्किट हाउस रह नहीं सका था, वो हमेशा रह सकेगा। बच्चों का गुस्सा, बच्चों का मान, बच्चों का अहम कितना छोटा और कितना दरी है होता है सब कुछ। फिर बंटी जो छाया की तरह चिपक कर रहा है उसके साथ। अकेले तो कभी जा ही नहीं सकता इस विषय को, जैसे वह पकड़े बैठी भूल हो गई। इसके बीच 9-10 महीने का समय बीत चुका है, परिवर्तनों से भरा हुआ। दिन भर शकुन तैयारी करती रही थी, हर चीज लगधक और मन ही मन अपने को साधती भी रही थी। इस बार बहुत सहज होकर भी वह जैसे मिलेगी, इस असहज प्रसंग को अपने व्यवहार से इतना सहज बना देगी कि अजय खाली हाथ लौटे भी तो कचोट लेकर ना लौटे। यहाँ का सब कुछ देखकर बंटी को ले जाने की बात उन्हें खुद बेतुकी सी लगे और वे खुद आश्वस्त हो जाएं। पत्र भी तो उसने बहुत सहज ढंग से ही लिखा था, पर चाय की मेज पर घिराए मौन के नीचे उसकी सहजता अपने आप गलने लगी। मेज पर ढेरों चीजें फैली पड़ी थी, उसने खुद ब खुद बड़े बतन जतन से बनाया सजाया था, पर अजय का ध्यान उधर नहीं था। एक बार उसने अमी और जोत से जरूर बात की थी, प्यार से ही कुछ कहा पूछा, और फिर नजर बंटी के चेहरे पर टिक गई और बस फिर वहीं टिकी रही। तब नए सिरे से उसका अपना ध्यान बंटी की ओर गया। वह उसे देखने लगी अपनी नजरों से नहीं, जैसे अजय की नजरों से, और भीतर सब कुछ गड़बड़ाने लगा। कितने दिनों बाद अजय और शकुन आमने सामने एक कमरे में बैठे हुए हैं। घर के एक कमरे में, कमरा बहुत कोजी है, मन शायद उतना कोजी नहीं है। कम से कम शकुन को ऐसा ही लगने लगा है, एक घबराहट इम्तिहान में बैठने के पहले जैसी। बंटी के बारे में कुछ सोचा, शकुन की नजरें अजय के चेहरे पर टिक गई। किसी भी तरह कोई तनाव नहीं, वहां प्रश्न भी ऐसा कि कोई जिद और दुराग्रह नहीं, बस जैसे साथ बैठकर सोचने की बात ही हो। तो आज भी ऐसा कुछ है जिस पर साथ बैठकर सोचा जाए, और क्षणांश को फिर जैसे नए सिरे से लगा कि वे साथ बैठे हैं। यह सही है कि बंटी को अब मैं पास ही रखना चाहता हूँ, फिर भी यह निर्णय मैं अकेला नहीं ले सकता, मेरा मतलब। पर इस समय तो बंटी वैसे भी नहीं जा सकता, अगले महीने उसकी सालाना परीक्षा है, 1 साल खराब नहीं हो जाएगा? अजय कुछ इस नज़र से देखने लगा मानो पूछ रहा हो, बस यही आपत्ति है? तो शकुन को लगा जैसे उससे गलती हो गई। आपत्ति उसे कहीं और से शुरू करनी थी। वह जैसे अगली बात सोचने लगी। कलकत्ते में सेशन जनवरी में शुरू हो जाता है, अप्रैल तक एडमिशन हो जाते हैं। मेरा परिचय है नए लोगों के बीच, वह बहुत सहम जाता है। यो भी इस उम्र में बहुत ही इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी होता जा रहा है, मुझे लगता है हूँ। सो तो मैंने भी देखा, सवेरे बिल्कुल बोला ही नहीं, अभी भी एकदम सहमा हुआ चुपचाप, और अजय खुद चुप हो गया, जैसे कहीं गहरी चिंता में पड़ गया हो, जैसे कहीं से दुखी हो आया हो। शकुन का बार जैसे उलटकर उसी पर आ गया, और अनायास ही मन की भीतर की परतें एक एक परत पर उठने वाली अनेक अनेक बातें कुलबुलाने लगी। मन हुआ कि कहे यह एक तलाकशुदा माँ बाप का बच्चा है, इसलिए कहीं एब नॉर्मल है, और वहां आकर ही से कौन परिचित मिल जाएगा। कहने भर को तो तुम चाहे इसके पापा हो, पर कितना जानते हो तुम इसे, और कितना जानता है यह तुम्हें? तुम इसके कपड़ों को देखो, पहचान सकते हो, जानते हो इसके कितने नंबर का जूता आता है? अगर बंटी राजी हो जाए तो मैं इसे अभी अपने साथ ही ले जाऊं, तो तुम्हें कोई ऐतराज होगा? बार बार आना जरा।
मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा, सच पूछो तो मैं खुद अब यही चाहने लगी थी कि तुम्हारे पास ही भेज दूँ। बहुत रख लिया, अब कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ एक परत पर उभरा और उससे ही भीतर परत पर उभरा। अच्छा है तुम्हारे और मीरा के बीच में भी दरार पड़े, हर दिन एक परेशानी, हर दिन एक तूफ़ान। पर ऊपर उसने बहुत संयम ढंग से केवल इतना ही कहा, आप बंटी से ही पूछ लीजिए। हम लोग अपनी-अपनी इच्छाएँ क्यों थोपें उस पर? और उसे खुद ही लगा कि कहने वाली और सोचने वाली शकुन एक ही है क्या? यानी अलग-अलग है। सोच वो कुछ और रही है कि भाई बंटी को ले जाओगे तो तुम क्या है, तुम्हारे संबंधों में तुम्हें तब पता चलेगा कि क्या ये अ, आफ़त है। और कुछ और कहती है कि बंटी से या पूछ, तो कहने और सोचने में क्या बहुत अंतर है। बंटी आया तो उसने जैसे अपने को कटघरे में खड़ा पाया, फैसले की प्रतीक्षा करते हुए, जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। और कमरे का सारा सामान झूलते हुए पर्दे झिलमिलाता, झाड़, फानूस सब एकाएक धूमिल हो उठे। चारों ओर बिखरा वैभव जैसे एक बिंदु में सिमट गया। मन में कुछ बुरी तरह सुलगने लगा। मन हुआ कि हाथ पकड़कर बंटी को भीतर ले जाए, कहे कि बैठकर पढ़ो या एकदम बाहर निकाल दे कि जाओ अभी जाओ, पर नहीं, वह कुछ नहीं कर सकती। यहाँ आने के बाद से ही वह बंटी पर धीरे-धीरे अधिकार होती रही है। आज तो चाहकर भी वह कुछ नहीं कह सकती, या कि वह कुछ भी क्यों कहे। अजय अकेले बंटी को लेकर घूमने निकला तो ख्याल आया उस दिन डॉक्टर अकेले बंटी को लेकर लंबी ड्राइव पर जाने वाले थे। उसे समझने और समझाने के लिए, प्यार से उसके मन में एक नया विश्वास जगाने, एक अपनापन। उस दिन वह ही नहीं हो सका, इसलिए आज यह हो रहा है। और इस समय छत पर अकेले खड़े-खड़े उसे ख्याल आ रहा है, कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं। शकुन ने शादी कर ली और इससे अजय के अहम को कहीं चोट लगी है। बंटी को ले जाकर वह केवल अपने उस आहत अहम को सहलाना चाहता है, वह शकुन को टॉर्चर करना चाहता है। जब अजय ने शादी की थी तो कभी उसने भी ऐसे ही सोचा था कि बंटी को वह कभी अजय के पास नहीं भेजेगी। यहाँ तक कि अब बंटी से उसका मिलना-जुलना भी बंद करवा देगी। बंटी को लेकर वह अजय को टॉर्चर कर सकती है, करेगी। तो यानी कि दोनों ने देखिए क्या है, बंटी को, अपने बच्चे को एक प्रकार का साधन बना लिया है, एक दूसरे के अहम को तोड़ने का, घटाने का, एक टॉर्चर करने का। सच हम लोग शायद बंटी को मात्र एक साधन ही समझते रहे। अपने-अपने अहम, अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी-अपनी कुंठाओं के संदर्भ में ही सोचते रहे। बंटी के संदर्भ में कभी सोचा ही नहीं। 2 घंटे से खड़ी-खड़ी वह बंटी के नाम पर अपने डॉक्टर और अजय से जुड़ने करने की बातें ही सोचती रही है। एकाएक बंटी का टुकुर-टुकुर देखता हुआ चेहरा आँखों के सामने उभर आया। बिना बोले, मुँह फेरे-फेरे ही मानो कह रहा हो, मुझे रोक लो मम्मी, मुझे रोक लो। और फिर तो जैसे हज़ार-हज़ार चेहरे उसके आगे-पीछे घूमने लगे, उसे प्यार करते हुए, उसके गले में बाहें डालते हुए, उसकी बगल में लेटे हुए नन्हे-नन्हे हाथों से क्यारियाँ खोदते हुए। और उन चेहरों के साथ ही वह कहीं बहुत गहरे में उतर गई, उतरती चली गई। उसने तो अब अपने भीतर झाँकना ही छोड़ दिया। अजय से कटकर वह अतीत में डूब गई थी, डॉक्टर से जुड़कर वह फिर वर्तमान में लौट आई और भविष्य में झाँकने लगी। पर आज कितनी बातें हैं, कितने चित्र हैं, उभरते ही चले आ रहे हैं अपने सारे रंगों रेशों के साथ। उन्होंने जो किया था, आपकी मट्टी पलीत हुई, अब जो करने जा रही है तो इस बच्चे की मट्टी पलीद होगी। यानी क्या कह रही है, ये फूफी का कथन है कि भाई अजय ने जो किया, वो पहले छोड़ कर के चला गया, तो आपकी मिट्टी पलीत हो गई और आप अब दूसरी शादी करने जा रही हैं, तो इस मट्टे की क्या हो जाएगी, इस बच्चे की दुर्दशा हो जाएगी। और ये हुआ भी। कैसा चेहरा निकल आया है। वह उस निकले हुए चेहरे को क्यों नहीं कभी देख पाई। कहाँ होगी फूफी, ये पौधे तो सूख रहे हैं माली। नहीं बहूजी साहब, सूख नहीं रहे, अब तो जड़ें पकड़ ली हैं। कहाँ, ये पत्तियां तो सूख रही हैं माली की हंसी, ये तो सूखेंगी ही। उस जमीन के खाद पानी की पत्तियां हैं, ये तो सूख कर झड़ जाएंगी। यानी कि माली से कह रही है, माली वहां के पौधों को यहाँ लगा दिया है, तो क्या कह रही है देखिए, उस जमीन के खाद पानी की पत्तियां हैं, ये तो सूख कर क्या हो जाएंगी, झड़ जाएंगी। फिर नई पत्तियां फूटेंगी, जड़ पकड़ने के बाद कोई डर नहीं। और उसने खुद उन मरी मुरझाई पत्तियों को झाड़ दिया था। आप बागवानी की बात नहीं समझती, बंटी भैया से पूछ लीजिए, सब बता देंगे, बड़ी कम उम्र में सब सीख लिया है हमारे बंटी भैया ने। एक ही बात इतने इतने अर्थ भी लपेटे रह सकती है अपने में। शकुन तुम्हारा बेटा तो कलाकार बनेगा। खड़ खड़ झन झन शीशियां टूटी पड़ी हैं, सारे रंग फैले पड़े हैं। वह रंग की शीशियां और ब्रश भी लेकर आई थी। वहां और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी पेंटिंग ही किया करेगा। पर वह अपने सब रंग यही छोड़ गया। क्यों नहीं उसने बंटी को रोक लिया।
एकाएक शकुन फूट-फूट कर रो पड़ी। यह आवेग 1 या 2 दिन का नहीं था, कई दिनों का आवेग था, जिसे वह सादे-सादे घूमती थी, कभी भय से तो कभी अपराध से। अब उसे किसी के सामने डरना नहीं है, किसी के सामने अपराधी चेहरा लिए नहीं घूमना है, पर मन है कि इस बात से हल्का और आश्वस्त नहीं हो रहा, सिर्फ रो रहा है। विसूर-विसूर कर अपने को कोस रहा है। "मत रो मम्मी, रो मत।" तो छोटी-छोटी बाहें लिपट आती हैं। टुकड़ों में बंटी शकुन को जैसे अपने में समेटने की कोशिश कर रही है, और शकुन है कि और टूटती जा रही है, बिखरती चली जा रही है, बेबाहें जैसे उसे अपने में समेट नहीं पा रही हैं। शकुन, डॉक्टर का स्वर क्षत्रिय सन्नाटे में यहाँ से वहाँ तक फैल गया। "तुम यहाँ हो, नीचे किसी को पता तक नहीं। अरे यह क्या तुम रो रही हो शकुन?" और 2 संबल बाहें उसके चारों ओर घिर आईं, और धीरे-धीरे पूरी की पूरी शकुन उनमें अपने आप ही बंधती चली गई, सिमटती चली गई। बस 2 नन्ही-बन्ही बाहें उन सबल बाहों के नीचे अनदेखे-अनजाने ही शायद मसल गईं। तो ये हमारा दोस्तों 14वां पार्ट था, जहाँ पर बंटी चला जाता है, तो उसके बारे में शकुन है, वो पीछे की बातों को, सारी चीज़ों को सोच-सोच करके केवल विचार करती है। अब हमारा लास्ट आखिरी भाग है। एक और यात्रा, वैसे ही रेल का डिब्बा, पापा है, बंटी है, ढेर सारे नए-नए लोग हैं। बंटी बैठा-बैठा टुकुर-टुकुर सबको देख रहा है, फिर भी जैसे उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्या हुआ उसके भीतर, तो आँखें और उगाई उसके बाद से ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। बाहर की आँखों से वह एक चीज़ देखता है, तो भीतर की आँखों से दूसरी चीज़ देखने लगती है। कभी भीतर की चीज़ें बाहर की चीज़ों को दबोच लेती हैं, कभी बाहर की चीज़ें भीतर की चीज़ों को। कभी-कभी दोनों एक-दूसरे में ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि फिर तो कुछ भी समझ में नहीं आता। बस सब कुछ गोलमाल अंडा। भीतर ही भीतर कोई कान भी उगाए हैं, तभी तो एक बात को ठेल कर दूसरी बात आती है। आवाज़ के ऊपर आवाज़ तैरने लगती है, और सारी आवाज़ें मिलकर बस एक शोर। यह सब बंगाल के जादू से हुआ है, और क्या पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने कई बार अपने शरीर को छू-छू कर देखा है, कहाँ है वे आँखें, कहाँ हैं वे कान, पर दिखते नहीं। जादू की चीज़ें कहीं दिखती हैं, वे आँखें कभी नहीं दिखती, पर उन आँखों के देखे हुए दृश्य बार-बार देखते ही चले जाते हैं। ठीक ऐसे जैसे सब कुछ सामने हो रहा हो, और जो सामने होता है सब गायब हो जाता है। बाहर की आँखें खुले-खुले ही बंद हो जाती हैं। कई बार क्या है, हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो आँखें खुली रहते हुए भी हम बाहर का नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो चीज़ है नहीं, अंदर है, उसको ही हम देख रहे होते हैं। यह भी तो जादू ही है, पर किसने किया जादू, कब किया, यही सब पता लग जाए फिर जादू ही क्या। उसने तो पीसी सरकार का जादू भी नहीं देखा। बॉटेनिकल गार्डन का बड़ा पेड़, जू, दक्षिणेश्वर, बेलूर मठ केवल नाम सुने थे। आज भी बस नाम ही जानता है। जब तुम सर्दी की छुट्टियों में आओगे, तब सारी चीजें दिखाएंगे बंटी बेटे तुमको। उस समय कलकत्ते का मौसम भी वह है। वाह! क्रिसमस की छुट्टियां रहेंगी। सामान बांधते हुए पापा कह रहे हैं, और पापा के भीतर से एक और पापा उभर रहे हैं। कलकत्ते में तुम्हें वो घुमाएंगे बेटे की बस। हम हर इतवार को पिकनिक पर, और रोज शाम को सैटरडे क्लब। जाते ही तैरना सिखा देंगे बस। फिर रोज तैरना सीखोगे, तो अब लड़कियों वाले खेल नहीं। और शाम को बालकनी में बैठे-बैठे उसकी आंखों के सामने दूर-दूर तक फैली हुई कोलतार की सड़कें एकाएक लहराने लगती हैं, और उन पर दौड़ती हुई बसें दौड़ते भागते ढेर सारे आदमी मछलियों में बदल जाते। पानी को चीरते हुए तीर की तरह इधर से उधर तैरते रहते। अरे तुम इतना चुपचाप क्यों रहते हो बच्चे? ऐसे गुमसुम रहकर मन कैसे लगेगा? आओ मेरे साथ भीतर आओ, चीनू के साथ खेलो, उसे प्यार करो, तभी तो वह तुम्हें भैया कहेगा। अब देखिए, अजय और उसकी शादी हो गई है मीरा से, और मीरा और अजय का एक बेटा हो गया है चीनू। और तभी समाज को तैरती हुई एक और आवाज तैर जाती है, बंटी भैया मैं भी कहानी सुनूंगा। तुम लेटो तो बिस्तर लगा दे, शायद पापा पूछ रहे हैं। एक क्षण बंटी ने पापा की ओर ऐसे देखा मानो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो। सचमुच आजकल इतनी चीजें एक साथ घुल-मिल जाती हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम लेटोगे? शायद उसने गुमसुम देखकर पापा ने फिर पूछा। बंटी ने धीरे से नकारात्मक सिर हिला दिया, और सरक कर खिड़की पर दोनों हथेलियां रखी, और उस पर से अपनी ठोड़ी टिका ली। आंखों के सामने दूर-दूर तक फैले हुए हरे-भरे मैदान बिखर गए। बड़े-बड़े पेड़ और छोटी-छोटी झाड़ियां, बिजली के खंभे और उसमें बंधे हुए तार। कभी लगता कि जैसे सब के सब उसके साथ दौड़ रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। कभी लगता बस वह दौड़ रहा है, बाकी सब छूटते चले जा रहे हैं। उसने गर्दन निकाल कर देखा, सचमुच सभी तो पीछे छूट गए, कोई साथ नहीं दौड़ रहा।
सब जहाँ के तहाँ खड़े हैं, बस वही आगे आगे जा रहा है। फिर ऐसा लगता क्यों है कि साथ साथ दौड़ रहे हैं? मन हुआ पापा से पूछ ले। जरा सी गर्दन घुमाकर देखा, पापा किताब पढ़ रहे हैं। शायद ऐसा ही होता होगा। देखते ही देखते झाड़ियों और पेड़ों से भरे हुए मैदानों में सड़कें उभर आईं। लंबी चौड़ी भीड़ भाड़ भरी एक दूसरे को काटती हुई सड़कें। बंटी की टैक्सी दौड़ी चली जा रही है। बंटी कसकर पापा की उंगली पकड़े चारों ओर देख रहा है। नई जगह आने का डर, नई नई जगह देखने की खुशी। देखो इतने ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं यहाँ। बंटी ऊंची गर्दन ऊंची करके देखता है। यह सब डबल डेकर बस है, 2 तल्ले की। वह जब बैठेगा तो ऊपर जाकर बैठेगा। ऊपर की बस कैसी चलती होगी? यह ट्राम है, रेल की पटरी पर चलती है। यह मैदान है इतना बड़ा, इतना बड़ा। यह अपना घर है। सीढ़ी चढ़कर एक गलियारे में खड़े पापा बटन दबा रहे हैं। बंटी दरवाजे पर लगी नेम प्लेट देख रहा है। इस समय उसके और पापा के अलावा वहां कोई नहीं है। फिर भी उसने पापा की उंगली पकड़ रखी है उतनी ही कसकर। इस नई जगह में पापा को छूकर, पापा को पकड़कर कैसे भरोसा भरोसा लगता है जैसे। खट, दरवाजा खुला। बंटी की नजरें नीची हो गई। अरे तुम आ गए। मैं सोच रही थी शायद एक आध दिन की देर हो जाए। इस बार एक औरत की आवाज। नीची नजरों से सिर्फ पंजों का थोड़ा सा हिस्सा, चप्पल और साड़ी का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। पहली बात मन में उभरी, यह मम्मी नहीं है। मम्मी के पैरों को वह खूब पहचानता है, उसकी चप्पलों को भी और उसकी साड़ियों के बॉर्डर को भी। ओह, ये है बंटी साहब। तुम तो बहुत प्यारे प्यारे हो भाई। और एक बाह पूरी पीठ को घेरते हुए उसके कंधे पर आ टिकी। नए सिरे से फिर उभरा, नहीं ये मम्मी नहीं है। मम्मी की बाहें, मम्मी का छूना। एकाएक ही बड़ी जोर से मम्मी की याद आने लगी। पापा की उंगली को पकड़ और ज्यादा कस गई। हमारे पास आओ बच्चे, इतना शर्मा क्यों रहे हो बच्चे? झट से बंटी की नजरें ऊपर उठी। सामने जो चेहरा था उसमें दीपा आंटी का चेहरा घुल मिल गया। फिर धीरे धीरे सामने वाला चेहरा खूब साफ होकर उभर आया। मुस्कुराता हुआ चेहरा, पर दीपा आंटी से भी अलग, मम्मी से भी अलग। नजरें फिर झुक गई। हुए पापा से और ज्यादा सट गया। पापा रास्ते में जिस मीरा की बात कर रहे थे, फिर यही है शायद। बंटी को अब इन्हीं के साथ रहना होगा। बहादुर, चीनू को इधर लाओ। एक लड़का गोद में गोरे गुदगुदे से बच्चे को लेकर भीतर आया। चीनू बेटा, पापा ने हुमक कर बाहें फैलाए उस बच्चे को गोद में ले लिया। बंटी बेटा, पापा क्या सबको इसी तरह गोद में लेते हैं? बंटी, यह तुम्हारा छोटा भाई है। चीनू, खेलोगे इसके साथ, खूब हंसेगा। तो बंटी को एक बार फिर फूले फूले गाल वाला चेहरा देखने की इच्छा हो आई। उसने आंख उठाकर देखा तो उस चेहरे के पीछे कहीं अमी का चेहरा भी उभर आया। ये अमी है तुम्हारा छोटा भाई। और साथ ही ख्याल आया, जोत क्या कर रही होगी इस समय। आओ तुम्हें घर दिखा दे। यह तो बैठने और खाने का कमरा हो गया ना, और यह देखो सोने का कमरा। तब उस नीले कमरे से अलग करके ही इस कमरे को देखना पड़ा। डॉक्टर साहब पापा से लंबे हैं। सोने का कमरा, सोने के कमरे से जुड़ा हुआ ये छोटा सा कमरा अब से यह तुम्हारा कमरा होगा। बंटी छोटा तो बंटी का कमरा भी छोटा। और यहाँ बालकनी, यहाँ खड़ा होकर कलकत्ते की भीड़ भाड़ देखो, कलकत्ते का शोर शराबा देखो। और घूमकर वे फिर बैठने वाले कमरे में आ गए। बस हो गया घर। इतने से घर में रहते हैं ये सब लोग, कोई खुली जगह भी नहीं। और इतने दिनों से मन में बसा हुआ लंबा चौड़ा कलकत्ता, कलकत्ते के ऊंचे ऊंचे मकान, सब जैसे एक ही क्षण में अड़अड़ ढम हो गए। खाने की मेज पर बैठे हैं सब। बंटी वैसे ही चुपचाप नजरें नीचे किए हुए। आज तो तुम्हारे पापा को ऑफिस जाना था, सो जल्दी जल्दी में कुछ भी बना दिया। अब तुम हमें बता दो बच्चा, तुम्हें क्या क्या पसंद है, क्या क्या खाते हो, फिर वही सब बनाए करेंगे। वे बोल रही है बंटी। चुप, बता दो बेटे, शर्माते नहीं। ये तो अपना घर है, अपने घर में कैसा शर्माना। अरे ये अपना घर छोड़कर दूसरों के घर खेलने जाएंगे कैसे? अपने घर जैसी लाट साहबी करने को मिलती कहाँ है। कैसी मार खाकर आए हो बंटी भैया, तुम तो बस अपने घर के ही शेर हो। तो ये फूफी की बात उसको याद आती है। और वह 4 कमरे का बंगला नुमा घर अपने लहलहाते बगीचे के साथ आंखों के सामने तैर गया। पीछे के आंगन में तुलसी के चबूतरे पर टिमटमाता हुआ दिया फूफी के हनुमान जी। वहां अपना घर होगा बेटा,
ये मम्मी की बात है। अपने लोग तो वह लहलहाता बगीचा एक सूखे बंजर अहाते में बदल गया। छोटा सा घर फैलता ही चला गया, फैलता ही चला गया। यह नीम का पेड़ बाबा ने पापा के जन्म के साथ लगाया था और दोनों घर एक दूसरे में डूबने उतराने लगे और फिर धीरे धीरे सब गायब। बस काले काले धब्बे, गोलमोल अंडा। बंटी कुछ खाओगे बेटे? निकाल दे तुम्हें बंटी चौका। पता नहीं पापा कब से उसके पास खड़े खड़े उसका कंधा झकझोर रहे हैं। गर्दन भीतर की तो देखा बैठे हुए लोग किसी बात पर जोर जोर से बहस कर रहे हैं। वह तो सुन ही नहीं रहा था। बाहर के कान बंद थे। शायद भूख लगी है। नहीं, पापा उसी के पास बैठ गए। वहां से समेट कर उसे अपने से सटा लिया। बंटी तुम इतने सुस्त क्यों हो बेटे? तुम इस तरह उदास होते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है। बंटी ने पापा की ओर देखा। पता नहीं उसकी आंखों में आंसू है या पापा की। बंटी बेटा पढ़ने जा रहा है हॉस्टल में, बहुत होशियार बनकर आएगा वहां से। कितनी कितनी तो चीजें सिखाते हैं वहां पर। तुम तो क्या क्या बोले जा रहा है पापा? बस सुन रहा है पर समझ कुछ नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो गया है उसे, आजकल कुछ समझ में ही नहीं आता। उस दिन भी पापा की कोई बात समझ में नहीं आई थी, शायद तभी तो सब गड़बड़ हो गया। उसे एडमिशन के लिए इम्तिहान देने जाना था और पापा कह रहे थे देखो घबराना नहीं, जो लिखने को दे लिख देना, जो कुछ पूछे जवाब दे देना, झेपना शर्माना नहीं, बोल्डली एंड स्मार्टली। पापा के चेहरे पर रह रहकर मम्मी का चेहरा उग आता था और पापा की आवाज के ऊपर मम्मी की आवाज। देखो बेटे खूब सोच सोच कर करना और सवालों के उत्तर पेपर पर लिख लाना। फिर तैयार करते हुए एक का दाम दिया हो तो ज्यादा का पूछे तो गुणा करना और ज्यादा का देकर एक का पूछे तो भाग। खाना खिलाते हुए भी जिस भूमि खंड के चारों ओर पानी हो उसे द्वीप कहते हैं। बस के लिए खड़े खड़े भी अकबर दूसरे धर्मों का आदर करता था। उसने राजपूतों इस घर में पापा मम्मी बन गए। क्या सोच रहा है कि इस घर में पापा मम्मी बन गए हैं? जैसे मम्मी लगातार लगी रहती है उसी तरह पापा मुझको कर रहे हैं। नहीं मम्मी नहीं, बल्कि पापा पापा भी नहीं रहे। दूर रहते तो लगता था पापा बहुत पास है, पापा की हर चीज वह जानता है, पर पास रहकर लगता है पापा को वह जानता ही नहीं। दूर रहकर भी कई बार उसने पापा को फाइलों में डूबते हुए देखा है। ललाट पर 3 साल और खूब गंभीर चेहरा लिए हुए। कई बार वॉश बेसिन पर शेव करते और नाश्ते की मेज पर अखबार पढ़ते पापा उसकी आंखों के सामने हो रहे हैं। पर यहाँ जब पापा को मेज पर शेव करते हुए दीवान पर लेटकर अखबार पढ़ते हुए देखता है तो ख्याल आता है वे शायद टीटू के पापा थे। वे शायद डॉक्टर साहब थे। इस पापा को तो भीड़ भरी ट्राम पापा ने उसे बिठा दिया और खुद झंडा डंडा पकड़कर खड़े हो गए। बंटी की आंखें ही नहीं बल्कि रोम रोम जैसे पापा पर अटका हुआ है। वह सड़क की ओर भी नहीं देख रहा है, कहीं पापा उतर जाए वह भीतर ही रह जाए। तो ट्राम तो रुकती है, खट से चल देती है। हर बार ट्राम जब चलती है तो उसे लगता है जैसे वह पीछे छूट गया है और डर के मारे उसकी सांस रुकने लगती है। मन हो रहा है उठकर पापा को पकड़ ले, पर अपनी जगह से हिला तक नहीं गया। पापा का हाथ पकड़कर उतर गया, फिर भी दहशत जैसी की जैसी बनी हुई है। कितनी भीड़ है सड़क पर यहाँ के लोग क्यों घरों में नहीं रहते, सड़कों पर ही घूमते रहते हैं। पापा कसकर पकड़ लेने के बावजूद बराबर यही भय बना हुआ है कि पापा का हाथ छूट गया कि वह सारी भीड़ में खो गया। इतने नए नए चेहरे, लोगों की भीड़, इतने सारे लोगों में पापा को ढूंढा जा सकता है। उसने पापा का कोट देखा हुआ है तो पापा के कपड़ों को भी नहीं पहचानता। हल्के सलेटी पर काले रंग का अचार खाना, उसने कोट से गहरी पहचान कर ली। हरी बत्ती हो गई चलो, याद रखना लाल बत्ती पर कभी सड़क पथ पार करना। वह उंगली पकड़े पकड़े ही सड़क पार कर गया। वह देखो वह रहा तुम्हारा स्कूल। पता नहीं पापा किधर इशारा कर रहे हैं। बंटी के सामने तो अपना स्कूल तैर गया। आज कौन सा दिन है? शायद बुधवार। इस समय ज्योग्राफी की क्लास हो रही होगी। कौन सा पाठ पढ़ा रहे होंगे सर? महाराष्ट्र बंगाल, वह तो बंगाल में ही घूम रहा है। देखो बेटे डरना नहीं, अंग्रेजी बोल लोगे ना, खूब सोच कर लिखना। सर पूछ रहे हैं व्हाट्स योर नेम डियर? अरूप बत्रा। बंटी को लग रहा है जैसे उसकी आवाज कांप रही है। यू हैव कम विद योर फादर, यानी कि आप अपने पिता के साथ आए हो। बंटी सिर्फ धीरे से सिर हिला देता है। व्हाट्स योर फादर नेम? बंटी एक क्षण सर की तरफ देखता है, फिर नीचे देखने लगता है। समझ ही नहीं पाता कि क्या कहे। टेल मी अरूप, पर जवाब तो नहीं आता, उसे मालूम ही नहीं। माई मम्मी इज प्रिंसिपल।
जाने कैसे उसके मुंह से निकल जाता है और कहने के साथ ही वह खुद रुआसा हो आता है। सर हंस रहे हैं, बंटी को लग रहा है सर और ज्यादा हंसे तो वह रो देगा। कागज पेंसिल देकर सर ने उसे बैठा दिया। राइट ए स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, एनी स्टोरी यू लाइक, यानी जो भी तुम्हें स्टोरी कहानी अच्छी लगे उसे तुम अपने शब्दों में लिखो। बंटी के सामने ढेर सारी कहानियां तैर रही हैं, मम्मी की कहानियां, पोपी की कहानियां, पर उन सबको कैसे लिखा जा सकता है? वह तो जवाब ही नहीं दे सका। सर ने क्या समझा होगा, पापा क्या कहेंगे? सामने फैले कागज पर आंसू टपक पड़ते हैं। शाम को वकील चाचा को आया देखकर एकाएक इच्छा हुई कि दौड़कर उनकी बाहों में झूम जाए, जैसे पहले झूम जाया करता था, पर अपनी जगह से हिला तक नहीं गया। बस एक बार चाचा की तरफ देखा और नजरें जमीन में गड़ गईं। अरे यह क्या बंटी बेटा, चुपचाप खड़ा है, देखो मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। चाचा ने पास आकर उसे गोद में उठा लिया और फिर जाने क्यों एकटक उसका चेहरा ही देखते रहे। चाचा की गोद में आकर बंटी को लगा जैसे चाचा अकेले नहीं आए हैं। चाचा के साथ बंटी का अपना पुराना घर भी आ गया है, बंटी की मम्मी भी आ गई है। और तभी ख्याल आया, पहले चाचा आते थे तो पापा की खबर लाकर देते थे, पापा की भेजी हुई चीजें लाकर देते थे। अब उसने बड़ी उम्मीद से चाचा की ओर देखा। अरे वकील चाचा, आप बे भीतर से आ गई, क्या हुआ? दे आया टेस्ट, हो गया एडमिशन? चाचा ने बंटी को एकदम अपने से सटाकर बैठा लिया, पर उसका मन हो रहा है कि उठकर यहाँ से भाग जाए। नजरें हैं कि जमीन में धंसती चली जा रही है। कहाँ हुआ एडमिशन? कहीं कुछ किया ही नहीं, शायद नर्वस हो गया था कि वे बोल रही है। और तभी कहीं से उभर आया, पोपी आज हलवा बनाओ। बंटी बेटा सेकंड आया है तीनों सेक्शन में। लगता है वहाँ के स्टैंडर्ड और यहाँ के स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। ये तो बताते थे कि हमेशा क्लास में पता नहीं अंग्रेजी वजह से हुए ही बोली जा रही है, और चुप चाचा चुप है। चाचा चुप रहे और कोई और बोले मतलब कुछ गड़बड़ है। बंटी का मन हो रहा है कि कहीं चला जाए, इस स्कूल में तो थोड़ी जान पहचान भी थी। अब आप ही इनसे बात करिए चाचा, मेरी बात तो तुमसे तो ये सुनते ही नहीं, यूं भी मेरा बोलना। बंटी को लग रहा है कि चाचा की नजरें जैसे उसी पर गड़ी हुई हैं। मैंने इतना समझाया कि देखो अभी मत लाओ, पहले उसके एग्जाम्स होने दो, छुट्टियों में लाकर यहाँ रखना। यदि हिल जाए तो उसका मन लग जाए तो यहाँ भर्ती करा देना, वरना बच्चे के साथ भी तो कितनी ज्यादती है। पर इसको तो जैसे झक सवार हो गई, रात भर नींद नहीं आती थी। चाचा क्यों नहीं कुछ बोल रहे? पता नहीं वहां से मेज भेज भी कैसे दिया इस तरह। मैं तो बाबा, और कहकर कसकर चीनू को उसकी छाती से लगा लिया, यानी कि मीरा है वो कह रही है। चाचा शायद बोलेंगे ही नहीं। बंटी झटके से उठा और बाहर बालकनी में आ गया। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने उसे बुलाया भी नहीं। वह पापा से कहेगा कि पापा उसे वापस मम्मी के पास भेज दें। वह यहाँ रहेगा भी नहीं, यहाँ पढ़ेगा भी नहीं, वह अपने स्कूल में ही पढ़ेगा। पर बाहर के ढेर ढेर शोर में जैसे उसका अपना सोचना भी दब गया। धुआं उड़ाती हुई बसों का शोर, ट्रामों की टन-टन, मोटरों की पीपी, आदमियों का शोर, शाम का अखबार बेचने वालों का शोर, तरह तरह की चीजें बेचने वालों का शोर, कितना शोर हो रहा है चारों ओर। अरे यह तो स्टेशन आ गया। थोड़ी देर नीचे उतरोगे बेटे, पापा पूछ रहे हैं। बंटी ने सिर हिला दिया, पर पापा उतर गए तो लगा जैसे वो अकेला छूट गया है। नजरें पापा के साथ लगी लगी चलने लगी। पापा हाथों में दोने लिए चले आ रहे हैं। लो खाओ, सामने समोसे और नमकीन सेब रखे हैं। बंटी खाने लगा। मिर्च तो नहीं लग रही ना? बंटी ने सिर हिला दिया। पानी दिया तो पानी पी लिया। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। गाड़ी धीरे धीरे सरकने लगी। पेट प्लेटफॉर्म की सारी भीड़, सारा शोर पीछे छूटता चला गया। पापा फिर उसके पास आकर बैठ गए। उसका एक हाथ उसके कंधे पर आ टिका है। अब बिल्कुल डरने की बात नहीं है बेटा, वहाँ कोई इम्तिहान नहीं होगा, मैंने सारी लिखा पढ़ी कर ली है। बस अब तो सीधे क्लास में। पता नहीं कितनी बार यह बात कह चुके हैं और हर बार मन ही मन उसने दोहराया है, माई फादर इज डिविजनल मैनेजर। पापा की एक एक बात उसने रट ली है। पर हो सका। बंटी ने खिड़की पर थोड़ी टिका ली और बाहर का तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, शायद भीतर की आंखें खुल गई। अपने पास लेटाकर पापा समझा रहे हैं, यहाँ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने आज हॉस्टल के लिए चिट्ठी लिख दी है। बंटी बहुत हिम्मत जुटा रहा है कि कह दे वह हॉस्टल नहीं जाना चाहता। शाम भर वह जो सोचता रहा है सब कह दे, पर कुछ भी तो नहीं कहा जाता। हॉस्टल में तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारी उम्र के बच्चों को तो हॉस्टल में ही रहना चाहिए। अपने बराबरी के बच्चों के साथ पढ़ो, उन्हीं के साथ खेलो, उन्हीं के साथ रहो। वहाँ तुझे अच्छा लगेगा बंटी, वहाँ जोत है, अमी है, उसका साथ रहेगा। यहाँ अकेला अकेला कितना बोर हो जाता है।
प्रिंसिपल मेरे दोस्त हैं लेकिन गार्जियंस रहेंगे, इतवार को अपने घर ले आएंगे, उन्हें पापा ही समझना। तैरता हुआ डॉक्टर जोशी का चेहरा सामने से निकल गया। तू उन्हें पापा नहीं क्यों नहीं कहता रे? हॉस्टल की कितनी बातें पापा बता रहे हैं। बंटी दिमाग पर बहुत जोर लगाता है पर फिर भी हॉस्टल की कोई तस्वीर उसके सामने नहीं उभरती। पहले पापा जब कलकत्ते की बातें बताया करते थे, कलकत्ते की कितनी तस्वीरें उभरती थी उसके मन में, एक एक जगह की अनेक अनेक तस्वीरें। बंटी तुम अपनी बनाई हुई तस्वीरें नहीं लाए बेटा, मीरा जानती हो यह बहुत बढ़िया पेंटिंग करता है, वकील चाचा को बना कर देगा कि नहीं एक। तुम हॉबी की तरह बागवानी ले सकते हो, पेंटिंग्स ले सकते हो, कलकत्ते में तो बागवानी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, सारा शौक ही मर जाएगा हॉस्टल में तो। हॉबी, तस्वीरें, बागवानी, कलकत्ता, हॉस्टल सब एक दूसरे पर चढ़ते चले आ रहे हैं, एक दूसरे में घुलते जा रहे हैं। पापा और भी जाने क्या क्या बताते समझाते रहे, दुलारते और थपकते रहे, और जब उसने आंखें मूंद ली तो उठकर अपने कमरे में चले गए। नींद में उसने देखा कि वह पापा की उंगली पकड़े पकड़े स्कूल में निकल रहा है और पापा डांट खा रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। जोड़ बाकी के मामूली से सवाल तक नहीं आए। सारे समय उंगली पकड़े पकड़े रहते हो चिपकू कहीं के, तभी तो किसी के सामने बोला नहीं जाता। या तो लड़कियों की तरह रहोगे, शर्माओगे, या उन्हीं उंगली छुड़ाकर उससे और उन्होंने उंगली छुड़ाकर उसे अलग कर दिया। अलग होते ही बंटी जैसे भीड़ में खो गया है। बदहवास से वो चारों ओर देख रहा है, दौड़ दौड़ कर लोगों को पकड़ रहा है, और जिसे भी पकड़ता है वह धीरे से हाथ छुड़ाकर आगे चला जाता है। नए नए चेहरे, नए नए लोग, नई नई जगह में जोर से चीख रहा है पापा, बंटी 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 बेटा। किसी ने जैसे उसे गोद में उठा लिया है। उसका नाम कौन जानता है, चेहरा नहीं दिख रहा है, सिर्फ आवाज। डर गई बेटा, सपना देखा था, देखो मैं पापा। वह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है, सामने पापा का चेहरा दिखाई देता है। यह क्या हो रहा है? नहीं उसकी आंखों में, नहीं पापा की आंखों में आंसू है शायद। पापा ने उसे फिर से सुला दिया। कमरे में फिर से अंधेरा हो गया, सिर्फ आवाजें तैर रही है। अंधेरों की आवाजें भी कितनी अलग तरह की होती है। क्या हाल हो गया है बच्चे का, कितना सहमा सहमा डरा डरा रहता है। कैसे नहीं भेजूं इसे हॉस्टल। यह जब सबसे कटकर रहेगा, अपने बराबर के बच्चों के बीच में रहेगा, तभी नॉर्मल होगा। हो खर्चा जैसे भी हो, जो भी हो। आप मेरी बात ठीक ढंग से समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं अब इस बारे में बोलूंगी भी नहीं। और फिर आवाजें भी अंधेरे में डूब जाती है। अब तुम सो जाओ, बाहर भी तो अंधेरा हो चला है। तो पहली बार ख्याल आया, सचमुच बाहर तो बिल्कुल अंधेरा हो गया है। इतनी देर से खिड़की पर ठोड़ी टिकाए हुए देख क्या रहा है। पापा ने केस बिछाकर तकिया लगा दिया तो बंटी बिना एक शब्द बोले चुपचाप लेट गया। नींद नहीं आ रही हो तो किताब नहीं पढ़ोगे लेटे लेटे। नहीं, बंटी को नींद नहीं आ रही, फिर भी उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया, और डिब्बे में बैठे नए नए लोग, पापा, सब उसमें घुल मिल गए। रंग बिरंगे तरह तरह आकार के छोटे बड़े धब्बे उसके चारों ओर तैरते जा रहे हैं, अलग अलग एक दूसरे में मिलकर। फिर दृश्य, फिर तस्वीरें एक दूसरे को काटती हुई, एक दूसरे को ढकेलती हुई। पापा जल्दी जल्दी खाना खाकर ऑफिस चले गए हैं और बंटी अकेला रह गया है। यो घर में वे हैं, बहादुर है, उसकी गोद में लटका हुआ गुदगुदा चीनू है। फिर भी उसे लग रहा है जैसे पापा उसे अकेला छोड़ गए हैं, और यह नया घर और भी ज्यादा नया हो गया है। बंटी कहाँ जाए, कहाँ बैठे, क्या करे। जहाँ जाता है, जहाँ बैठता है, वही जगह उसे अपने से परे धकेलती है। पापा क्या रोज इसी तरह छोड़कर चले जाया करेंगे? वह तो सोचता था वह होगा, पापा होंगे, रोज घूमना होगा। बच्चा, तुम्हारे खिलौने, किताबें वगैरह निकाल दें, खेलो पढ़ो। वहाँ छुट्टी के दिन अपनी मम्मी के साथ क्या किया करते थे। जाने क्यों हर बार दीपा आंटी याद आ जाती है। बे मम्मी की उस घर की बातें पूछती जा रही है, और उसके सामने मम्मी, जो तभी डॉक्टर साहब कोठी घूमते चले जा रहे हैं। क्या बताए, कहाँ से शुरू करें। उससे कुछ नहीं बोला जाता। चलो, तुम हमसे बात नहीं करते तो खेलो। खिलौने, बंदूक, किताबें सब बंटी के सामने रखे हैं, पर बंटी बैठा है वैसे ही चुप। इस नए घर में आकर उसकी अपनी चीजें भी जैसे नई हो गई हैं। आओ हम खेलें तुम्हारे साथ। वे चीनू को लेकर पास आ बैठी। चीनू प्रसन्न हो होकर खिलौनों को इधर उधर उठा पटक रहा है। ख्याल आया वह अम्मी को अपने खिलौने नहीं लेने देता था। चाबी की बोतल जूं करती हुई निकल गई। फ्लाइंग प्लेट प्लेट लाल पीली रोशनी दिखा दिखाकर घूम रही है। चीनू कलाकारी मार रहा है। चीनू देख, वो गया। चीनू देख, और चीनू के साथ साथ बेबी हंस रही है। एक एक खिलौना चीनू को चला चला कर दिखा रही है। बंटी बालकनी में खड़ा है। सामने की भीड़ भाड़, शोर शराबे में डूबा हुआ। ढेर ढेर आवाजें हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। ढेर ढेर शक्लें हैं,
कोई पहचानने में नहीं आ रहा। सबके ऊपर है यह बात कि पापा शाम को आएंगे। शाम को पापा आ गए। कैसे रहे बंटी, क्या किया सारे दिन? बंटी जवाब दे रही है। सारे समय बालकनी में बैठा रहा, बिल्कुल नहीं बोलता। मैं तो खेलने भी बैठी, पर सच मुझे तो तरस आने लगा। और इस चीनू को देखो, 5 बजे से आंख फाड़ फाड़ कर चारों तरफ ऐसे देखता है जैसे कुछ ढूंढ रहा है। बस तुम्हें ढूंढता है। यह तो अब तुम्हें बहुत मिस करने लगा है। उन्होंने चीनू को पापा की गोद में लाद दिया। हुआ हंस रहा है, पापा के गाल नोच रहा है। ले भैया के गाल नोच। पापा ने चीनू को बंटी की ओर मोड़ दिया तो चीनू बंटी के गाल नोचने लगा। लो प्यार करो इसे, इससे खेलो, इससे दोस्ती करो बेटे। तो बंटी ने अपनी उंगलियां उसके गुदगुदे गालों पर फिरा दी। चीनू ने पापा की गोद में खड़े होकर पापा के कान पकड़ लिए। चीनू हंस रहा है, वे हंस रही है। यह तुम्हारे कान खींचकर तुम्हें ठीक करेगा, पापा भी हंस रहे हैं। बंटी चुपचाप उठकर बालकनी में चला गया। जगमगाती बत्तियां, लाल पीली नीली नियोन लाइट्स, रात में जैसे सड़क बिल्कुल बदली हुई लग रही है। चीजें इतनी बदल कैसे जाती है। फिर वही प्रश्न, अकेले में डरोगे तो नहीं सो जाओगे ना? बंटी का मन हो रहा है कि कह दे वह बहुत बहुत डरेगा। इस घर में तो वह अकेला सो ही नहीं सकता। वहां तो फिर भी अमी और जोत थे। यहाँ तो वह सारे दिन भी एक तरह से डरता ही रहा है। पता नहीं कैसा कैसा डर। अरे बंटी अपना बहादुर बच्चा है, कोई लड़की है जो डरेगा? ना हो तो बहादुर भी यहीं सो जाएगा। क्यों बच्चा, ठीक है ना? और बीच का दरवाजा खुला रहेगा बेटे, हम लोग तो उधर है ही। वे और पापा ही बोले चले जा रहे हैं। बंटी तो कुछ बोल ही नहीं पाता। सो जाओगे ना? बंटी ने एक बार पापा की ओर देखा। पापा के साथ उनका चेहरा भी था। और बंटी ने धीरे से कह दिया, हाँ। बहादुर तो पड़ते ही सो गया, पर बंटी जैसे कंबल के नीचे भी कांप रहा है। अपने अपने पलंग पर सोते हुए अभी और जोत उस कमरे से आया हुआ रोशनी का टुकड़ा, बातों के टुकड़े, सबको जैसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। खट, उधर की बत्ती बंद हो गई। जैसे हाथ से वह रोशनी का टुकड़ा भी फिसल गया। जोत और रवि के पलंग भी जैसे कहीं अंधेरे में डूब से गए। सिर्फ आवाजें। फिर बंटी जैसे बिल्कुल अकेला हो गया। गंदी बात, क्या पापा और ये भी इच्छा हो रही है कि उठकर देखे? वही दृश्य अंधेरों में चारों ओर लटक गया। जाने कैसी हिम्मत आ गई। दबे पैरों बंटी दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। झांक कर देखा, अंधेरा घुप, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी एक छोटा सा लाल तारे जैसा कुछ चमक उठा। लाल सुर्ख, क्या है ये? कौन? बंटी दौड़कर अपने बिस्तर में दुबक गया, पर बिस्तर में लेटकर भी बंटी का दिल धक धक कर रहा है। वह लाल लाल क्या चमक रहा था? पापा ने देखा तो नहीं? फिर वही बात, पापा अपने पास बिठाकर पूछ रहे, एक बात कहे बेटा, मानोगे? बंटी नजरें चेहरे पर टिका देता है। तुम मीरा को क्या कहते हो? बंटी चुप। मम्मी कहोगे? बंटी डॉक्टर साहब को। पापा कहोगे? बेटे और तड़ाक से दिया हुआ जवाब उनके कानों में गूंज गया, मेरे पापा तो कलकत्ते में है। पर अब जैसे कोई जवाब ही नहीं सोच रहा है। वह सिर्फ पापा को ही देखता रहता है। छोटी मम्मी ठीक है? तो आंखों के सामने जैसे मम्मी आकर खड़ी हो गई। बंटी की नजरें झुक गई। शर्म आती है। शर्म की क्या बात, मम्मी ही तो है। वहाँ की मम्मी वे, यहाँ की मम्मी ये, कहोगे ना? बंटी ने धीरे से हाँ कह दिया और कहने के साथ ही जैसे भीतर की आंखें रो पड़ी। पापा पीठ थपथपा रहे। उन्होंने कहीं देखा तो नहीं लिया? लड़की की तरह रोते हो? बच्चे उठो, बच्चे बहुत दिन उगाया। बंद आंखों में से ही बंटी सुन रहा है। भीतर ही भीतर से कुड़ा चला जा रहा है। शर्म से, डर से, दुख से। अरे यह क्या पिस्सी कर दी? उसके बाद कुछ पता नहीं, शायद बहादुर कपड़े बदलवा रहा है। कमरे में सिर्फ आवाजें तैर रही हैं। उनकी आवाजें, पापा की आवाजें, धीरे धीरे बहादुर की आवाजें। और सारी आवाजों को चीरते हुए कहीं से दो हाथ आकर बिस्तर को रजाई से ढक देते हैं। उसके चारों ओर शॉल लिपट जाता है। सब गुपचुप। बहादुर ये चद्दर धुलने डाल, गद्दे के उतने हिस्से को ढोकर बाहर फैला दे। गद्दा बाहर फैल गया है। सड़क पर चलते हर आदमी को जैसे मालूम पड़ता जा रहा है कि अब बंटी कहाँ खड़ा हुआ करेगा। अपने घर में तो कभी कभी बिस्तर में सूसू नहीं की उसने, पर अब शाम को सब जैसे के तैसे हो गए। बस पापा का चेहरा जाने कैसा एकदम मम्मी के चेहरे की तरह हो गया है। खाने की मेज पर बैठे तो बंटी को बराबर लगता रहा कि जैसे पापा की आंखें भी उसकी प्लेट पर चिपक कर उसे घूरेंगी। उससे प्लेट की तरफ नहीं देखा जा रहा, उनकी और पापा की ओर भी नहीं देखा जा रहा है। अपने में ही सिमटा से कुड़ा वह बैठा है और बिना कहीं देखे ही लग रहा है जैसे ऐ वैसा एकाएक ही
एकाएक लगा जैसे बहुत जोर से सुसु आ रही। ओहो, पता लग गया। अभी कहीं भीतर ही हो आती तो रेल में बैठे इतने आदमियों को मालूम पड़ जाता। कहीं हॉस्टल में भी तो हो गई। तो बहुत झटके से उठा। बहुत सारा डिब्बा रोशनी से भरा हुआ है। सामने बैठे हुए पापा किताब पढ़ रहे हैं। क्या बात है बेटे, पापा पूछ रहे हैं। पापा को देखकर, पापा की आवाज सुनकर जैसे पता नहीं कहां से। बाथरूम जाऊंगा। पापा उसके साथ बाथरूम तक चलते हैं। भीतर कोई है। वे दोनों बाहर ही खड़े हो गए हैं। पापा ने एक सिगरेट लगा ली। खिड़की की तरफ सरक गए। बाहर खूब अंधेरा। पापा ने सिगरेट का एक कस खींचा तो सिरा सिरा दमक उठा। लाल तारा। बाहर के गाढ़े अंधेरे में जाकर वह तारा टक गया। एक रहस्य था जो खुल गया। बंटी जैसे कहीं से हल्का हो गया। हिलती ट्रेन में बाथरूम जाने में थोड़ा सा डर लगता है, पर हिम्मत करके घुस गया। अब खाना खाकर ही सोता। पापा टोकरी में से डिब्बे निकालने लगे। बंटी खिड़की में से झांकने लगा। स्याह अंधेरे में जड़े हुए रोशनी के छोटे छोटे चौखटों की पूरी पूरी कतारें उसके सामने दौड़ी चली जा रही हैं। एक क्षण को बंटी का मन कहीं से पुलक आया। मन हुआ हाथ निकाल कर इस चौखटे को पकड़ ले। सिर आगे किया तो सामने वाले चौखटे पर ही एक काला सा धब्बा उभर आया। बंटी सिर हिला हिलाकर, हाथ हिला हिलाकर उसमें इस तरह आकृतियां बनाने लगा जो तो रमी होते तो उन्हें दिखाता। मन हुआ पाया बुलाकर दिखाए। बेटे इधर ही आ जाओ। और खाते हुए बंटी ने पहली बार डिब्बे में बैठे हुए लोगों को देखा। डिब्बे को पूरी तरह देखा। लगा जैसे वो अभी अभी डिब्बे में घुसा है। यह मूछ वाला आदमी उसके सर जैसा नहीं है। उसने एक पूरी और ली। सब्जी उसे अच्छी लगी। खाना खाकर वह पापा को भी रोशनी के चौखटे दिखाएगा। क्यों साहब, हॉस्टल का खर्चा कितना पड़ जाता होगा? सो इस आदमी को मालूम है कि यह करीब 250 के करीब। लेकिन और पापा ने बात बीच में ही छोड़ दी। हॉस्टल और रोशनी के चौखटों पर जैसे कहीं से एक धुंध की परत छा गई। लेटा तो साथ साथ दौड़ते हुए रोशनी के भी सारे सारे चौखटे स्याह अंधेरे में घुल गए। वह चमकता हुआ लाल तारा भी डूबा और बंटी उस अंधेरे में डूबता ही चला गया। फिर उस अंधेरे में से ही एक और अंधेरा उभरा। सारा हॉल अंधेरा गुप्त, केवल आवाज तैर रही है। बंटी को अजीब सी दुखी हो रही है। कैसा जादू हुआ? देखते ही देखते एक बहुत बड़ा फीका हल्का सा प्रकाश फैला। सिर पर नीला आसमान तन गया। झिलमिल झिलमिल से तारे चमकने लगे। बंटी चकित, जादू में बंधा हुआ अलग अलग तारों के नाम और भी जाने क्या क्या धीरे धीरे वह भूल ही गया कि वह प्लेनेटोरियम में बैठा हुआ है। बंगाल का जादू, दिन में ही रात, छत में सितारे, सिनेमा वाले नहीं सच्ची मुच्ची के। बंटी पुलकित, उसने जादू देखा। प्लेनेटोरियम से विक्टोरिया मेमोरियल और बंटी पापा के साथ छलांग लगा लगा कर चलता रहा। वे वहां बहादुर और चीनू के साथ बैठी हुई हैं। चारों तरफ ढेर ढेर लोग। यहाँ के लोग घरों में कभी बैठते नहीं क्या? उन्होंने चीनू को पापा की गोद में बिठा दिया। मूसली, मूढ़ी, चीना बादाम, ये बंगाली भाषा के शब्द हैं। मूसला, मूढ़ी, चीना बादाम, मुरमुरे और मूंगफली। धत्तेरे की, ये भी कोई नाम हुए? मूसली, मूढ़ी, मुरमुरे, चीना बादाम यानी मूंगफली। धत्तेरी, ये भी कोई नाम हुए? बड़ी देर तक बंटी को जैसे हंसी आती रही। पास ही उगी हुई कदली की क्यारियों में कितनी घास फूस हो गई। बंटी गया और क्यारी की सफाई करने लगा। छी छी, इतनी गंदी क्यारी। अरे बच्चा, वहां मिट्टी क्यों खोदा खादी कर रहे हो? हाथ गंदे हो जाएंगे। झट से बंटी ने हाथ खींच लिए। क्यारी बहुत गंदी थी पापा, पौधे खराब नहीं हो जाएंगे? उसने पापा को जैसे सफाई दी। पापा एक क्षण उसकी ओर देखते रहे, फिर उसका चेहरा जाने कैसा कैसा हो गया। बंटी ने कुछ गलत कर दिया? नहीं, पापा ने तो उसे गोद में बिठाकर प्यार किया। रात में सोया तो छत पर फिरे तारे झिलमिलाने लगे। जमीन पर चाबी वाली मोटर दौड़ने लगी। फ्लाइंग फ्लैट घूमने लगी। दो पहलवान बॉक्सिंग करने लगे। चीनों की कलकारियां गूंजने लगी। हम भी चलाएगा साहब, हम भी चलाएगा। अपनी मिचमिची आंखों को झपकते खेलते बहादुर हर चीज को बड़े कौतुक से देखने लगा। हवा के बीच में ही कहीं मोगरा खिलाया तो कहीं डहेलिया। तुम बहस मत करो मीरा इस बात पर, तुम कुछ भी मत कहो। आप आपसे सारे तारे बुझ गए। मोगरा और डहेलिया गायब हो गया। सारा दृश्य जहां का तहां स्थिर हो गया। सिर्फ पापा की आवाज यहाँ से वहां तक गूंजती रही। गुस्से से भरी हुई आवाज, मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, मुझे हॉस्टल में ही भेजना है। यहाँ घर में रखने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ। मैं क्या जानता नहीं कि इस घर में। और फिर बातों के टुकड़े टुकड़े। एबनॉर्मल, महीना कैसे चलेगा? तो ये था दोस्तों हमारा आपका बंटी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप एक बार इसको खुद से किताब से पढ़ करके देखें तो पता चलेगा। यानी कि इसमें लेखिका की जो कथन है वो सोच, कल्पना, विचार
पिछली यादें वर्तमान में, तो वो ज़्यादा है, इसमें कोई ऐसा विशेष प्रकार की घटनाएँ नहीं है, कुछ 2-4 घटनाएँ हैं जिनमें मम्मी है प्रिंसिपल स्कूल जाती है, वो कॉलेज जाता है, 1-2 बार पापा से मिलता है, उसके बाद में उसकी महिला फ्रेंड्स आती है, फूफी का जो वाकया है और वकील चाचा आता है, डॉक्टर जोशी से मुलाकात है, डॉक्टर जोशी के घर पे जाते हैं, शादी वगैरह होती है, उसका तो कोई वाकया है नहीं और फिर वो अपने नए घर में रहते हैं और वो कुछ घटनाएँ देखता है, उसके बाद में उसको पापा लेने आ जाते हैं कलकत्ते में यहाँ। तो ये कुछ छोटी-मोटी घटनाएँ हैं, कोई मुख्य इस प्रकार की घटनाएँ नहीं है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी बना करके इसमें देखेंगे तो आपका बहुत ही सरल सहज उपन्यास है। क्वेश्चन आंसरों से आपको और फिर अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय